फ्लैशबैक कंटिन्यू। आदित्य, ध्रुव, आव्या और स्वर्णा शॉपिंग पूरी करके आ रहे होते हैं। तभी ध्रुव को वीडियो कॉल आता है। ध्रुव अननोन नंबर को देख कॉल रिसीव करके उस इंसान को देखने लगता है। जैसे ही ध्रुव उसे देखता है तो एकाएक हैरान रह जाता है। ध्रुव को ऐसे हैरानी में देख वीडियो कॉल में स्थित रुद्रांश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ ध्रुव, मरे हुए इंसान को जिंदा देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना। ध्रुव के साथ आदित्य और आव्या ये सुनकर देखने लगते हैं। स्वर्णा इस वक्त सोई हुई थी। रुद्रांश को देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। ध्रुव तो इतना ज्यादा हैरान था कि उससे कुछ बोलता नहीं बन रहा था। रुद्रांश उसे बिल्कुल चुप देखकर गहरी मुस्कान के साथ बोलता है, पता है मैंने तुझे आज कॉल क्यों किया? क्योंकि मैं तुझे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था, जस्ट गुड बाय। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो आदित्य सिंघानिया और जो भी तुम्हारे साथ है सिंघानिया विला के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान जाएंगी। आज तुम सबकी मौत आई है, जन्मदिन नहीं, आज उस घर में मरणदिन मनाया जाएगा। इतना बोलते ही रुद्रांश हंसने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, स्पेशल चॉकलेट केक। वही स्पेशल चॉकलेट केक बनेगा सबकी मौत की वजह, क्योंकि वो खुशियां मनाने वाला केक नहीं, बर्बादी करने वाला बारूद है। बस कुछ मिनट फिर बूम। बोलते ही वह पागलों की तरह हंसने लगता है। ये सुनते ही आदित्य ड्राइवर को जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ड्राइव फास्ट। रुद्रांश अपने हाथों को हिलाए कहता है, गुड बाय। उसके बाद ही कॉल कट हो जाता है। आदित्य के चेहरे पर एक डर की सिकन थी। वह बस जल्द से जल्द विला पहुंचना चाहता था। वह कुछ सोचते हुए जल्दी से रॉकी को कॉल करता है, पर रॉकी कॉल रिसीव करता है और कहता है, यस बॉस, आपका अंदाजा सही निकला, वो रुद्रांश जिंदा है। उसे दर्श शेखावत ने बचाया और अब दर्श शेखावत की मौत हो गई, जिसकी वजह ध्रुव को समझकर किंग देवेश शेखावत ध्रुव पर हमला करने वाला है। हम रिटर्न आ रहे हैं बॉस। ये सारी चीजें बोलने के बाद रॉकी, माया और रॉनी जो वीर के घर जा रहे थे, वह वापस लौटकर आने के लिए मुड़ते हुए, क्योंकि उन्हें भी अभी ये खबर मिली थी। वहीं आदित्य ड्राइवर को और फास्ट चलाने का बोलते हुए काव्या को कॉल कर रहा था। काव्या उधर किचन में सबके साथ श्रेष्ठा, प्रीत, सपना, स्वरा, रुखसार, रूहानी और रुमानी बैठी थी और मेहमानों के लिए मिठाइयां पैक कर रही थी। सभी बात करते हुए पैकिंग कर ही रहे थे कि काव्या का फोन रिंग होता है। काव्या आदित्य का कॉल देखकर जल्दी से रिसीव करके कान पर रखती है। काव्या कुछ भी बोलती उससे पहले आदित्य हड़बड़ाते हुए कहता है, वाईफी, विला से। उसके इतना बोलते ही उधर गन चलने की आवाज गूंज पड़ती है, साथ ही स्वर्णा के रोने की आवाज आती है। काव्या ये सुनकर परेशान होकर अपनी जगह से उठती है और किचन से बाहर जाती है। वह फोन पर डरते हुए, हेलो मिस्टर हस्बैंड, आप ठीक हैं? हेलो, काव्या बोल तो रही थी पर उसे उधर से कोई जवाब नहीं देता। श्रेष्ठा भी काव्या को परेशान देखकर किचन से निकलकर उससे पूछती है, क्या हुआ काव्या? काव्या के डर से पसीने आते हैं। वह कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हस्बैंड मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। बोलते ही काव्या भागते हुए निकल जाती है। श्रेष्ठा भी उसके पीछे भागते हुए जाती है। अव्यान काव्या को परेशान देखकर उसके पीछे जाता है और उसके पीछे ध्रुवंश। बाहर पहुंचते ही काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठती है, श्रेष्ठा उसके बगल वाले सीट पर। अव्यान और ध्रुवंश को देख श्रेष्ठा जल्दी से कहती है, तुम दोनों विला में रहो, हम लोग आ रहे हैं बस। अव्यान जल्दी से कार में बिना कुछ बोले बैठ जाता है तो ध्रुवंश कहता है, मॉम मैं भी जाऊंगा। श्रेष्ठा मना करती है पर ध्रुवंश जिद करता है तो काव्या जल्दी से कहती है, हाँ ठीक है बैठो। ध्रुवंश जैसे ही कार में बैठता है, काव्या बहुत तेज रफ्तार में कार चलाती है। उधर आदित्य की कार पर फायरिंग हो रही होती है। तभी आदित्य के बॉडीगार्ड भी आने लगते हैं और उन सब पर फायरिंग करते हैं। रॉकी भी पहुंच चुका था। वह कार से निकल माया को विला की तरफ भेज देता है। रॉकी फायरिंग करते हुए आदित्य के कार में आ जाता है। आदित्य परेशान होकर अपने फोन को खोजने में लगा हुआ था, क्योंकि अचानक फायरिंग और कार रुकने से उसका फोन हाथ से छूट चुका था। ध्रुव आदित्य के बॉडीगार्ड को मरता देखकर कहता है, आदित्य मुझे लगता है काम ऐसे नहीं बनेगा। एक काम करो, तुम सब जाओ, क्योंकि किंग को मैं चाहिए। मैं हूँ इसीलिए अटैक हो रहा है। आदित्य ध्रुव के ऐसे बोलते ही उस पर चिल्लाता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, वो तुम्हें मार देगा। आदित्य के चिल्लाने पर ध्रुव भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो मार दे, मैं अकेला रहूंगा तो सिर्फ मैं मरूंगा, और अगर तुम लोग रहे तो हम सब मरेंगे। आदित्य तुम काव्या के बारे में सोचो, विला कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी फैमिली है वहाँ हमारी। क्या तुम चाहते हो कि सब मर जाएं? जाओ और बचाओ उन्हें, मैं यहाँ देख लूंगा। काव्या और फैमिली का जिक्र होते आदित्य रॉकी को देखकर बोलता है, तुम ध्रुव के साथ रहो, और कुछ भी हो ध्रुव को कुछ मत होने देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदित्य के बोलने पर रॉकी हाँ में सिर हिलाता, तो वही ध्रुव आदित्य को एकटक देखने लगता है। ध्रुव के मुंह से एकाएक निकलती है, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है? आदित्य ये सुनकर ध्रुव को देखता है।
तभी उनके सामने एक कार रुकती है। ध्रुव कार को देखकर अपनी गन निकालता है और खुद को बचाने के लिए फायरिंग करते कार में बैठ जाता है। रॉकी भी उसके साथ बैठ जाता है। आदित्य ड्राइवर को साइड होने के बोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर बहुत तेज रफ्तार में चलाकर वहां से निकल जाता है। स्वर्णा डर से रो रही थी और आव्या हल्का कांप रही थी, पर फिर भी वह स्वर्णा को अपने सीने में छिपाकर रखी हुई थी। काव्या की कार चल ही रही थी, तभी उन पर भी हमला होने लगता है। ये रुद्रांश के आदमी थे जो इन पर हमला कर रहे थे। माया उसी वक्त वहां पहुंच जाती। काफी देर फायरिंग के बाद उस पर ही गोली चल जाती। ये देखकर काव्या निकल जाती। उस पर हमला होता उससे पहले दर्श उन सब पर अटैक करता है। विक्रम ड्राइव कर रहा था और दर्श कार के अंदर से फायरिंग कर रहा था। इस दौरान वह उन सबको मार गिराता और जल्दी से निकलकर काव्या की कार की ओर बढ़कर सबको अपनी कार में बिठाता। रॉनी माया के पास जाने को होता, पर माया उससे चिल्लाकर कहती है, यहाँ से जाओ रॉनी, गो। रॉनी की आंखों में आंसू थे। वह अपनी मां को छोड़ नहीं जाना चाहता था, पर दर्श उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता। दर्श माया को भी लेने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी फिर एक बार रुद्रांश के आदमी आकर उन पर अटैक करने लगते। इस वजह से वह ना चाहते हुए माया को छोड़ देता। माया भी उन सबको जाने के लिए कहती। इसी बीच फिर एक बार माया पर गोली चला दी जाती है, जिस वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। सभी बच्चे अभी 6 साल के थे और ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहे थे। विक्रम कार चलाते हुए वहां से निकल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को कॉल करके स्पीकर पर रखती है। ध्रुव के बदले उधर काली कॉल रिसीव करता। रॉकी किसी तरह से ध्रुव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर इसी दौरान वह मौत का शिकार हो जाता। रॉकी पर हमला होते ही ध्रुव बाहर आता। ध्रुव सबको मार गिरा रहा था, तभी पीछे से उस पर कोई वार करता है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं होता। ये काली था जिसे उसने इतने सालों तक अपने काम पर रखा था। काली फोन पर श्रेष्ठा को बोलता है, मैम मैं बॉस को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते ही वह कॉल कट करता है और एक बार को सिर पर ध्रुव को मारता है, जिससे ध्रुव जमीन पर गिर जाता है। आदित्य की कार विला के बाहर रुक जाती है। अब तक विला सही सलामत थी। वह दौड़कर जा ही रहा था, तभी विला ब्लास्ट हो जाता है। आदित्य के कदम एक पल के लिए ठहर जाते हैं। सौरभ जो हॉस्पिटल में था वह भी अभी पहुंचता है। ब्लास्ट होता देख सौरभ को तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल चीरकर किसी ने निकाल लिया। वहीं आदित्य एकदम चीख उठता है। वाइफी बोलते ही वह आगे बढ़ने को होता है, पर सौरभ जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता। आदित्य खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, वाइफी अंदर है, छोड़ो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वाइफी। सौरभ एकदम कसकर आदित्य के सीने को पकड़कर रखा हुआ था और उसके कान के पास चिल्ला रहा था, आदि संभाल खुद को, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए सौरभ के आंसू बह रहे थे। वह आदित्य आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह बहुत जोर जोर से चीख रहा था, पर सौरभ भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आव्या भी बाहर निकलकर एकटक जलते हुए विला को देख रही थी। स्वर्णा तो बेहोश हो चुकी थी। इसी के साथ सिंघानिया विला एक खंडहर में तब्दील हुआ और सिंघानिया परिवार पूरी तरह बिखर गए। फ्लैशबैक एंड। श्रेष्ठा और सौरभ दोनों ही इन दर्द के पल को याद करके दर्द में जी रहे थे। तभी उन्हें होश आता है। वो सारी बीती हुई दर्दनाक घटना है जो दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती। श्रेष्ठा सौरभ और दर्श को देखते हुए कहती है, मैं सहस्त्रा को देखकर आती हूँ। बोलते ही वह अभियान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा बालकनी में दीवार से सटकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसे आव्या के हर एक शब्द कान में सुनाई दे रहे थे, जिससे उसके आंसू गाल पर बहते जा रहे थे। सबसे ज्यादा दुख उसे आव्या का अव्यान को डिवोर्स देना बोलना दर्द दे रहा था। सहस्त्रा आंसू बहा ही रही थी, तभी उसे एक आवाज कमरे के अंदर आते हुए आती है। भाभी। आवाज सुनते ही सहस्त्रा अपनी आंखें खोल जल्दी से आंसुओं को पोंछ लेती। ध्रुवंश सहस्त्रा को कमरे में न पाकर बालकनी की ओर बढ़ता है। बालकनी में जाकर देखता है तो सहस्त्रा रेमलिक को पकड़े खड़ी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास जाकर खड़ा होकर बुलाता है, भाभी। सहस्त्रा ध्रुवंश की ओर मुड़ जाती है। वह अब नॉर्मल थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, भाभी आप ठीक हैं? सहस्त्रा हमें सिर हिला देती है। सहस्त्रा को बहुत गौर से देखते हुए ध्रुवंश बोलता है, भाभी आप प्लीज ट्यूलिप की बातों का बुरा मत मानिए। वो पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। देखना वो खुद आकर आपको भाभी बोलेंगी और बात भी करेगी। ध्रुवंश के बोलने पर सहस्त्रा अपने अंदर के दुख को छुपाकर मुस्कुरा देती है। अगर सहस्त्रा चाहे तो ये रिश्ता तोड़कर जा सकती है, लेकिन वह ऐसा करके अपने माँ बाप को दुख नहीं करना चाहती थी। श्रेष्ठा दरवाजे पर खड़ी दोनों को देखती है। ध्रुवंश का सहस्त्रा को इतना अच्छे से हैंडल करना देखकर वह कदम पीछे करके वापस नीचे चली जाती है। ध्रुवंश घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, चलिए भाभी, नाश्ता करने चलते हैं। बोलते ही वह पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी सहस्त्रा कहती है, अगर हमारी वजह से उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो इतने वक्त बाद आप लोग मिले हैं।
कहीं मुझे देखकर उन्होंने साथ नाश्ता करने से मना कर दिया तो हमें लगता है हमें कमरे में ही नाश्ता करना चाहिए, आप जाए। बोलते ही सहस्त्रा सिर झुका लेती है। ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है, फिर एकदम से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह थोड़ा हंसते हुए कहता है, भाभी, आपकी न नकचड़ी नहीं है और नहीं घमंडी। आप बेकार में ही इतना सोच रही हैं, अब चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा को जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वह ध्रुवंश को मना भी नहीं कर पा रही थी। नीचे जाकर सहस्त्रा देखती है तो आव्या श्रेष्ठा का साथ देते हुए नाश्ता सर्व कर रही थी। वह चेयर में देखती है विक्रम, सौरभ, दर्श, अव्यान और रोनी बैठे थे। अव्यान की पीठ सहस्त्रा की तरफ थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को ले जाकर अव्यान के पास बैठने का इशारा करते हुए बोलता है, बैठिए भाभी। सहस्त्रा एक नजर चेयर को देखती, फिर अव्यान को। अव्यान टैब पर कुछ देख रहा था। सहस्त्रा अब सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा बैठते हुए कहती हैं, बैठो सब, अब खड़े रहकर ही खाने का इरादा है क्या? आव्या श्रेष्ठा के बगल में बैठ जाती है और ध्रुवंश भी आव्या के पास जाकर बैठ जाता है। सहस्त्रा भी अव्यान के पास बैठ जाती है। सहस्त्रा आव्या को देखने लगती, जो अब ध्रुवंश से बात कर रही थी। उसका ध्यान सहस्त्रा की तरफ बिल्कुल नहीं थी। ये देख सहस्त्रा अब सिर झुकाए नाश्ता करने लगती है। ध्रुवंश आव्या से बात करते हुए अव्यान और सहस्त्रा को देखने लगता, फिर उसे क्या सोचता है, वह एकदम से बोलता है, ब्रो, अब शादी तो हो गई है, क्यों ना आप भाभी को हनीमून पर लेकर जाऊं? वैसे भी उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हनीमून सुनते ही सहस्त्रा के गले पर खाना अटक जाता है और वह खांसने लगती है। अव्यान बिना रिएक्शन दिए पानी का गिलास सहस्त्रा की तरफ खसका देता। सहस्त्रा खांसते हुए अव्यान को देखती, फिर पानी उठाकर पीने लगती है। ध्रुवंश दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आव्या की नजर भी अब अव्यान और सहस्त्रा चली जाती। आव्या कुछ देर तक सहस्त्रा को देखती, फिर खाने लगती है। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर शांति छा जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ अपने फोन को देखते हुए बोलता है, प्रिंसेस, गोवा के हॉस्पिटल का क्या करें? तुमने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी ना? श्रेष्ठा और ध्रुवंश की नजर आव्या पर जाती है। आव्या कुछ बोलती कि ध्रुवंश बीच में परेशान होकर कहता है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मतलब? ट्यूलिप, क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी? आव्या मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के एक गाल को खींचते हुए कहती है, ओह मेरे नन्हा मुन्ना बच्चा, आई एम अ डॉक्टर। बोलते ही वह ध्रुवंश का गाल छोड़ देती है। आव्या की हरकत पर श्रेष्ठा हंसने लगती है तो वही ध्रुवंश अपने गाल को सहलाते हुए मुंह बनाकर कहता है, मैं भी कोई नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं हूँ, आई एम द माफिया किंग। और हाँ, मैं तुमसे बस 20 मिनट छोटा हूँ। आव्या खाते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है अंश और चाचू, मैंने वहां से आज सुबह ही परमानेंट छुट्टी का बोल दिया है, मैं इधर ही कहीं कर लूंगी। बोलते हुए आव्या सौरभ को देख रही थी। सौरभ हाँ में सिर हिलाता है। तभी ध्रुवंश बोलता है, खोजने की क्या जरूरत है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, ब्रो ने मम्मा के नाम पर बनाया है, तुम वही कर लो। जैसे ही आव्या ये सुनती है, उसकी नजर अव्यान पर ठहर जाती है, क्योंकि ये सपना आव्या का था कि वह डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल काव्या के नाम पर खोलेगी, जिसे अव्यान ने पूरा कर दिया था। आव्या अपनी जगह से उठती है और अव्यान को पीछे से हक करके कहती है, आई लव यू भाई। अव्यान इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट न करके रोनी को देखता है। रोनी अव्यान के आंखों को देखते ही किसी को कॉल करके कहता है, हॉस्पिटल में एक केबिन रेडी करो। आव्या रोनी की आवाज सुन उसे देखती है, फिर अव्यान को छोड़कर खड़ी होती है और रोनी को गौर से देखते हुए कहती है, तुम रोनी हो? रॉकी अंकल और माया आंटी बेटे। आव्या सबसे मिली थी लेकिन रोनी से नहीं। रोनी बेख्याली में बस हाँ में सिर हिला देता है तो आव्या उसकी ओर बढ़कर उसके भी गले लग जाती है। अव्यान शांत सा बैठा आव्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। आज भी आव्या बचपन की ही तरह खाते समय इधर से उधर फुदकती रहती है। बचपन की आदत अब तक आव्या में है, ये बात सभी नोटिस कर रहे थे। सहस्त्रा सभी फैमिली को बहुत ध्यान से देख रही थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए मन ही मन कहता है, कल ही मुझे डैड को वहां से छुड़ाना है, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। कहीं इस बात से आप मुझे गलत न समझ बैठे, ऐसा न लगे कि हम सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। सोचते हुए ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े विला जिसमें टाइगर की कई सारी स्टेचू बने थे, वहां टाइगर के दहाड़ने की आवाज से विला गूंज रहा था। रुद्र सोफे पर बैठा टाइगर के सिर को सहला रहा था, वहीं रुद्रांश गुस्से से रुद्र को देख रहा था। रुद्रांश एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैंने बस एक ही सपना देखा कि तुम माफिया किंग बनोगे, लेकिन तुमने एक झटके में मेरा सपना चूर चूर कर दिया। रुद्र टाइगर के एक पैर को देखते हुए उसके नाखूनों को हाथ से टच करने लगता है, जो बहुत धार थी। वही टाइगर अपने सिर को इधर से उधर हिला रहा था। रुद्रांश रुद्र को अपनी तरफ ध्यान न देता देखकर सोफे से उठकर गुस्से से बोलता है, टाइगर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते।
आखिर कंडीशन ही क्या दिया था किंग ने, बस यही कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी थी, शादी कर लेते और किंग बनने के बाद छोड़ देते, क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा। उसके इतना बोलते ही रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, आई डोंट लाइक टचिंग गर्ल्स। बोलते ही वह रुद्रांश को देखता है, फिर खड़ा होकर उसके पास जाता है। रुद्र के जाते ही टाइगर जमीन पर बैठ जाता है। रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है तो रुद्रांश कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखता है। अचानक रुद्र रुद्रांश को धक्का देता है, जिसके लिए रुद्रांश बिल्कुल भी रेडी नहीं था। रुद्रांश सोफे पर गिर जाता है। रुद्र तुरंत चाकू उठाकर अपना पैर सोफे पर रखता है और रुद्रांश के ऊपर झुककर उसके गर्दन पर चाकू रखता है। चाकू की धार को देख रुद्रांश रुद्र को कहता है, ये क्या कर रहे हो टाइगर, चाकू हटाओ। बोलते ही रुद्रांश को अपने गर्दन पर चाकू घुसते हुए महसूस होता है, जिससे वह डर से रुद्र की आंखों में देखने लगता है। रुद्र की सर्द नजरें रुद्रांश की गर्दन पर थी। रुद्र सिर टेढ़ा करके रुद्रांश की गर्दन को देखता है, जिसमें से हल्का खून निकल रहा था।